तो टेस्ट दे दिया सबने, टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, नहीं आया अभी लग जाएगा, आ गया तुम लोग का रिजल्ट भी। केमिस्ट्री में तो बहुत पढ़ रहे हो तुम लोग, है 130 140 150 160 70 है सबके ही। चलो अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन लिखा था, फॉर्मूला लिखा था एल का, एल इक्वल्स टू फाइव टोटल डिवाइडेड बाय आई, यहां तक लिखा हुआ है सबने ना। इसके नीचे एक लाइन लिख दो, पॉइंट बना के लिख दो, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन is also called, self induction is also called the inertia of the circuit, the inertia of the circuit, the inertia of the circuit, the inertia of the circuit। सेल्फ इंडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? इनर्शिया ऑफ द सर्किट, है ना। तुम याद करो अपने पास ना मैकेनिक्स के जितने पैरामीटर हैं, मैकेनिक्स के जितने पैरामीटर है, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी के सारे पैरामीटर किसके साथ कंपेयर किए जाते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पैरामीटर के साथ। तो अभी थोड़ी देर बाद अपन सारे पैरामीटर्स को टेबल बना के लिखेंगे ताकि हम उसका क्या कर सके, कंपैरिजन। इसके नीचे हेडिंग डाल के लिखो, इसमें लिखो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, self inductance of solenoid, self inductance of solenoid, of solenoid। वो बार वाले को बुला के लेके, उसको वो स्क्रीन नहीं चल ना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो अपने सिलेबस में ना सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड है कि एक सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या लिखी जाती है ना। सोलेनोइड में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो है आई, सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, सोलेनोइड की लेंथ कितनी होती है, एल, और इसके एक टर्न का ये जो एरिया है वो अपने पास कितना है, ए। ये जो एक टर्न होता है इसका एरिया अपने पास कितना दे रखा है, ए ना। अब अपने को पता है कि भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता था एल का, वो अपन क्या लिखते थे, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई लिख देते थे ना। अच्छा फ्लक्स से तो पूरा फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा, पर अपने को पता है यहाँ पे थीटा की बात करेंगे। जैसे मुझे बताओ ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आ गई, और इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो आएंगी, याद करो एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल ही तो होती हैं। एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है और कैसी होती, पैरेलल। तो आज मुझे बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो इस कॉइल के लिए ऐसी तो आएगी, तो इसके बीच में बी और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। देखो जैसे यही कॉइल है, यही एरिया वेक्टर निकलेगा और यही क्या निकलेगा, बी, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कोस 0 डिग्री लिख दिया देता हूँ। तो बताओ एन बी ए डिवाइडेड बाई आई लिखना है। अच्छा बी क्या है, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, साथ में ए डिवाइडेड क्या लिख देंगे, एल, और इंटू आई तो था ही, आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, बताना जरा एल का फॉर्मूला क्या बचेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का पहला फॉर्मूला, बताना जरा क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। ये ए क्या है, एरिया ऑफ द वन टर्न, एरिया ऑफ द वन टर्न ना। ये अपने पास क्या है, एरिया ऑफ वन टर्न,
अच्छा, ये फॉर्मूला हमने कैपिटल एन में लिखा है। अगर मुझे इसी फॉर्मूले को स्मॉल एन में लिखना है तो मुझे पता है कि सर आप ना एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एल से नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ ऊपर क्या बनेगा, एन स्क्र डिवाइडेड बाई एल स्क्र। और उसी एन स्क्र डिवाइडेड बाई एल स्क्र को मैं एन स्क्र भी तो लिख सकता हूँ, और साथ में ए इंटू एल तो चल ही रहे। तो आज अपने को पता है कि एन की जगह क्या लिखना होता है, एन बाई एल ही तो होता है। तो एन स्क्र बाई एल स्क्र की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन स्क्र। ये फॉर्मूला कैपिटल एन में और ये फॉर्मूला स्मॉल एन में। पहले इसको लिखो। सेल्फ इंडक्टेंस के एक फॉर्मूले कि दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं, एक कैपिटल एन में और एक स्मॉल एन में ना। अब हमें कौन सा क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, सर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें जो चीज कांस्टेंट रह जाए। जो चीज कांस्टेंट रह जाती है, कभी एक ही, अगर किसी क्वेश्चन के दो फॉर्मूले होते हैं तो अपने को वो फॉर्मूला लगाना होता है जिस क्वेश्चन में वो चीज क्या होती है, कांस्टेंट। अगर मुझे पता लग जाए किसी क्वेश्चन में कैपिटल एन कांस्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता लग जाए किसी क्वेश्चन में स्मॉल एन कांस्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना। इसके नीचे पॉइंट्स बना के लिखो। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, the value of self inductance, the value of self inductance depends upon number of turns, geometry of the coil, geometry of the coil, and medium inside the inductor, and medium inside the inductor, and medium inside the inductor. Next line में लिखो, if an iron rod, if an iron rod or other ferromagnetic material, iron rod or other ferromagnetic material is is placed inside the inductor, is placed inside the inductor, then its self inductance, then
its self inductance increases, self inductance increases, self inductance increases, ये लिख लो। ऐसा लिखो, मीडियम में एल मीडियम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, साथ में एन स्केयर इंटू एल। म्यू आर की वैल्यू फेरो के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। अपने को पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भरते हैं तो अपने पास म्यू नॉट तो तब लिखा जाता है जब अपने पास एयर हो। म्यू नॉट तो कब लिखा जाता है, तब अपने पास क्या हो, एयर हो। एयर की जगह अगर अपने पास कोई मीडियम है तो लिख देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो ये म्यू आर बाहर आ जाएगा और ये म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल को मैंने क्या लिख दिया, एल ऑफ एयर। यानी उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो म्यू आर टाइम्स हो जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। आयरन की रोड इंसर्ट करने पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी ना। नेक्स्ट लाइन बना के लिखो, द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल, द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल does not depend upon, does not depend upon, does not depend upon the current flowing in the inductor, the current flowing in the inductor, the current flowing in the inductor। कैपिटल एल की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किस बात पे डिपेंड नहीं करती, करंट पे। इसके फॉर्मूले में कहीं ये करंट आया है क्या, वो तो देखो कैंसिल आउट ही हो गया था। कर तो करंट पे डिपेंड नहीं करती ना। एक क्वेश्चन लिखो, एन इंडक्टर, एन इंडक्टर हैज self inductance, an inductor has self inductance capital L if it is cut into, if it is cut into two equal parts, two equal parts, then find, then find, first point लिखो, L of each part, L of each part, second point लिख दो, if they are wind up, if they are wind up over each other, if they are wind up over each other, then find new L of the system, then find new L of the system। L by 2 or 2L। क्वेश्चन में बोला गया है कि सोलेनोइड को कट कर दिया, इंडक्टर को कट कर दिया, तो पहला पार्ट क्या है, ईच पार्ट की क्या बतानी है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेकंड में वाइंड अप कर दिया, बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, सेम रहेगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ये एक अपने पास इंडक्टर है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है कैपिटल एल ना। अच्छा इसके नंबर ऑफ टर्न्स उसने एन दे रखे हैं। तो आज मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो अपने पास ये दो पार्ट बचेंगे, देखो
इस पार्ट की लेंथ भी L/2 है और इस पार्ट की लेंथ भी कितनी है, L/2। अच्छा, जब भी कट करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, n की वैल्यू क्या रहती है, सेम। ये स्मॉल n की वैल्यू तो क्या रहती है, सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। और स्मॉल n की वैल्यू दोनों के लिए सेम रही है तो याद करो, जो चीज कांस्टेंट रहती है वो फॉर्मूला लगाना होता है। अपने पास इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब इन सब के लिए एन तो क्या रहता है, सेम। एरिया, क्या एरिया कॉइल का चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एल के। यानी जो चीज लेंथ के साथ होगी वही सेल्फ इंडक्टेंस के साथ होगी। लेंथ हाफ हो गई है, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देंगे, एल डैश का आंसर क्या आ गया है, L/2। एल डैश का आंसर क्या आ चुका है, L/2 है। दो पार्ट में कट गया तो L/2। ऐसे बताओ, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला कि इन दोनों पार्ट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर वाइंड अप कर दिए, तो ये रहे दोनों पार्ट्स। अच्छा, अभी भी इनकी लेंथ तो कितनी है, L/2 ही है, लेकिन आज नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए हैं, कैपिटल एन। टोटल टर्न्स तो अब एन होंगे ना, है ना। मान लो ये 100 पार्ट थे, 100 को पहले 50 कर दिया कट करके, फिर 50 और उसके ऊपर भी 50, तो टोटल फिर से कितने हो गए, 100। तो अब मुझे बताओ, अब आज इस क्वेश्चन में कौन कांस्टेंट है, कैपिटल एन, ये सेम रहा है। और अगर कैपिटल एन सेम रहा है तो फिर से एल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। अब इसमें एल इनवर्स में है तो एल किसके है, 1/l के। एल की जगह अब लेंथ कितनी रह गई है, L/2। तो वो 2 बेटा किधर जाएगा, ऊपर। तो नया एल डैश अपने को क्या लिखना है, 2l। जितने पार्ट में कट करते हो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही हो जाती है। दो पार्ट में कट करोगे तो L/2, तीन में कट करोगे L/3। सेकंड में कट करके दोनों पार्ट्स को वाइंड अप किया। कट करने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम। मैग्नेटिक फील्ड हर पार्ट का सेम आता है, जबकि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू सर हाफ हो जाती है, और वाइंड अप करने से डबल हो जाती है ना। चलो, पहले यहाँ तक लिखा सबने। अब इसमें हेडिंग लिखो, इसमें लिखो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। अच्छा बताओ, एक इंडक्टर के लिए अपन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सर फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई। और आज मुझे ईएमएफ इंड्यूस पता करना है, तो ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, सर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आज अगर ये माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो आज अगर मैं इसमें फ्लक्स की वैल्यू एल इंटू आई रख दूंगा, तो मुझे बताओ माइनस में एल तो बेटा बाहर आ जाएगा, अंदर डिफरेंशिएशन किसकी बचेगी, डी आई बाई डी टी की। यानी ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। एक इंडक्टर में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये डी आई बाई डी टी क्या है, ये डी आई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ना। यानी वो करंट में चेंज का रेट तुम्हें दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी अगर मान लो कि किसी कॉइल के अंदर करंट अगर कांस्टेंट है, किसी कॉइल के अंदर इंडक्टर के अंदर करंट कैसा फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट, फिर बताओ डी आई बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा ना। फिर क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं होगी ना। तो अब अपने को पता है।
अच्छा, इस फॉर्मूले को, अब ये तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है, कई बार अपने से एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पूछी जाती है, तो एवरेज पूछी जाएगी तो माइनस एल लिख देना है, और डी आई बाई डी टी की जगह बेटा क्या लिख देना है, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी ना। तीसरा अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर देखो ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला है वो आप लिखो नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, इनटू लिखो एल, और ये डी आई बाई डी टी का मतलब क्या होता है ग्राफ के अंदर, स्लोप ऑफ, है ना। क्या ये स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ दे रखा है, डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ के अंदर क्या होता है, स्लोप लिखना। इसका मतलब कभी कोई ग्राफ का क्वेश्चन आए तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस पूछा जाएगा तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं नेगेटिव को पहले एल से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्लोप से। और कभी ग्राफ बनाने का है तो देखो एल तो कांस्टेंट ही है, इसको तो भूल जाया करो, तुम नेगेटिव को स्लोप से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे जो एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 3 में अगर तुम करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ना ग्राफ वाले क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही किसका है, ग्राफ का। उसमें इसने ईएमएफ इंड्यूस पूछा हुआ है ग्राफ का, तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई करो, आईटी ग्राफ की स्लोप से। आईटी ग्राफ गिवन है तो नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आईटी ग्राफ की स्लोप से ना। पहले लिखो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। इसमें लिखो द सेल्फ इंडक्टेंस, क्वेश्चन है द सेल्फ इंडक्टेंस of the coil, the self inductance of the coil is 0.02 Henry and current changes and current changes from plus 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 second. Then find the EMF induced, the EMF induced in the coil, EMF induced in the coil. अब क्वेश्चन में तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, माइनस फर्स्ट वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला ना, माइनस एल डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। तो मुझे बताओ ई एवरेज का आंसर लिखना है तो अपने को पता है माइनस एल, एल की जगह मैं लिख दूंगा 0.02 इंटू डेल्टा आई लिखना है, डेल्टा आई का मतलब होता है
आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। तो आज मेरे पास करंट जो है इनिशियल तो था +2, फाइनल है -2 का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ पे माइनस तो था ही और यहाँ पे +2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी 0.05 लिख देंगे ना। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -4 और -4 और माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, यानी लिख देंगे 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, यानी अपने पास बनेगा 8 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1.6 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा जिसमें तुम्हें हो सकता है ई इंड्यूस दे रखा हो और तुमसे एल पूछ लिया जाए। ई इंड्यूस गिवन होगा, डेल्टा ई डेल्टा टी गिवन होगा, क्या पूछा जाएगा? एल। चलो नेक्स्ट लिखो ना, पॉइंट बना के लिखना। एन इंडक्टर, एन इंडक्टर act as a cell, an inductor act as a cell in the circuit, act as a cell in the circuit, and the direction and the direction or polarity of the cell, the direction or polarity of the cell is given by whether the current is increasing, is given by whether the current is increasing or decreasing, or decreasing, or decreasing। तो अब जरा मुझे बताओ, एक इंडक्टर जो होता है जब वो एक सर्किट में लगता है तो वो सर्किट में किसका काम करता है? एक सेल का। एक इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस का मतलब उसके पास वोल्टेज आएगी, वोल्टेज आने का मतलब वो सर्किट में किसका काम करेगा? सेल का काम करेगा। अब सेल का काम करेगा तो सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किधर बनाना है ये कौन डिसाइड करेगा? कि सर करंट की वैल्यू से इंडक्टर के अंदर इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है? आज मुझे बताओ, ये एक इंडक्टर कुछ ये सर्किट में लगा हुआ है, देखो नीचे पूरा सर्किट था ना, और करंट इस इंडक्टर के अंदर जा रहा है। अब ये क्वेश्चन में अगर बोले कि इस करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस इंडक्टर के अंदर जाने वाले करंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इंडक्टर जो होता है वो हर चीज का अपोज करता है, इंडक्टर फ्लक्स में चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। वो बोल रहा है मेरे सामने करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैं इसको इंक्रीज होने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे सेल बन जाऊंगा और सेल बन के इसका अपोज करूंगा। और सेल बन के इसका अपोज तभी कर सकता है जब उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर बन जाए और नेगेटिव टर्मिनल इधर बन जाए, क्योंकि अगर प्लस इधर बनेगा माइनस इधर बनेगा तभी तो इस इंडक्टर का करंट आई इंड्यूस इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो इधर वाला करंट अगर बढ़ रहा है तो मुझे करंट को बढ़ने नहीं देना, तो इसके सेल का करंट इधर आएगा और इसी को ही अपन आई इंड्यूस बोलते हैं। अब ये दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। और ये जो सेल बनेगा इस सेल का ईएमएफ पूछेंगे तो क्या लिख देंगे? एल डी आई बाई डी टी। इस सेल का ईएमएफ कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी। और मुझे इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना, मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताता है और डायरेक्शन ऑलरेडी मैं सेल की बना चुका हूँ, डायरेक्शन ऑलरेडी मैं सेल की बना चुका हूँ। तो केवल इसकी वैल्यू मान लो 2 वोल्ट आ गई है तो ये सेल बनेगा 2 वोल्ट का। फिर से मुझे बताओ, इस इंडक्टर के अंदर जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है। अब इंडक्टर बोल रहा है मेरे सामने करंट डिक्रीज हो रहा है, मैं करंट को डिक्रीज होने नहीं दूंगा, मैं सेल बन जाऊंगा और इसका सपोर्ट करूंगा, तो इसका माइनस इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। अब बताओ इस इंडक्टर का खुद का करंट किधर जाएगा? इधर ही जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। ये भी करंट इधर जा रहा है और ये भी करंट इधर जा रहा है, तो वो इसको डिक्रीज होने
नहीं देगा। अब इसका ईएमएफ कितना आएगा सर, वही आएगा एल डी आई बाई डी टी। क्वेश्चन में डी आई बाई डी टी गिवन होगा, एल गिवन होगा, क्या ईएमएफ भी आ जाएगा ना? पहले दोनों डायग्राम बना लो। यानी सर्किट में मुझे इंडक्टर को हटा के सेल बनाना है और फिर सर्किट को सॉल्व करना है। अब ये जरूरी नहीं कि आई इंक्रीजिंग वो लिखे तुम्हें क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि सर डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो है। डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, जीरो। तो डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो करंट की वैल्यू तुम्हें लिख के दे दे आई इक्वल टू 2t+3। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2t+3 है। सोच के बताओ ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इसमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो करंट इंक्रीज करने के तरीके हैं वो बताएगा, भी ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है। ऐसे करंट डिक्रीज कर रहा है तो वो लिख सकता है डी आई बाई डी टी लेस देन जीरो। क्या लिख सकता है वो, डी आई बाई डी टी लेस देन क्या है, जीरो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी if current is increasing, if current is increasing at the rate of, current is increasing at the rate of 1000 ampere per second, 1000 ampere per second, 1000 ampere per second। ये डायग्राम गिवन है। ये लिखा हुआ है 2 एम्पियर, 3 ओम, 1 वोल्ट, 2 मिली हेनरी। सबसे पहला काम है इंडक्टर को हटा के क्या बनाना है, सेल बनाना है। सेल की डायरेक्शन कैसी शो करनी है सर, वो तो करंट अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हम खुद ही बना लेंगे। सेल का ईएमएफ कैसे आएगा सर, एल डी आई बाई डी टी करके। पहले बताओ कि इस इंडक्टर के अंदर जाने वाला करंट जो है ना, ये 2 एम्पियर करंट उसके अंदर जा रहा है, ये करंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इंक्रीज हो रहा है।
क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आज मुझे बताओ, जब ये करंट इंक्रीज होगा तो ये सेल बनेगा, और सेल किधर बनेगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। वो बोलेगा मैं प्लस इधर बना देता हूँ, माइनस इधर बना देता हूँ, और मैं इसको इंक्रीज होने नहीं दूंगा। इस सेल का ईएमएफ क्या लिखूंगा, एल डी आई बाई डी टी। ये एल कितना है, 2 मिली हेनरी, यानी 2 × 10⁻³ ये डी आई बाई डी टी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये भी 1000 ही दे रखा है। ये डी आई बाई डी टी तो गिवन है, ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, डी आई बाई डी टी, एम्पियर पर सेकंड लिखा हुआ है ना। तो बताओ ये 10⁻³ 10⁻3, यानी ये सेल का ईएमएफ कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। अब इसका मतलब मुझे इसको हटा के एक सेल बना देना है। अब जरा बताओ फिर से कि अब अपने पास क्वेश्चन में ये रजिस्टर है, ये सेल है, और इसको हटा के भी मैं सेल ही बना दूंगा ऐसे, है ना। अच्छा, ये 3 ओम है, ये सेल कितने का है, 1 वोल्ट का, और ये सेल कितने का है, 2 वोल्ट का। अब ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। फिर से बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। अब बता सकते हो कि मुझे केवीएल लगा सकते हो, ए से बी तक अपने को क्या लगा देनी है, केवीएल। जब भी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है तो केवीएल अप्लाई करनी पड़ती है। लो बताओ केवीएल लगाना जरा, ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी ए। अच्छा, अपन इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो क्या लिखूंगा, -IR। तो क्या -6 लिख दो, फिर प्लस से माइनस गया तो, फिर प्लस से माइनस गया तो इक्वल टू। तो बताओ वी ए माइनस वी बी का आंसर ना, अपने पास क्या बचेगा, +9 वोल्ट। पहले मुझे इंडक्टर को हटा के सेल बनाना है, फिर मुझे केवीएल लगानी। चलो पहले यहाँ तक लिखा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी at t equals to 1 second. Find VA minus VB at t is equals to 1 second. T is equals to 1 second. पहले बताओ करंट इसमें इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अपन करंट का फंक्शन देख के ही करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर का पहले सेल बना सकते हो, पहले इंडक्टर का सेल बनाओ। सेल का पॉजिटिव नेगेटिव किधर बनेगा वो तुम जानते हो। दो इंडक्टर लगे हैं तो सेल भी कितने बनेंगे, दो ना, दोनों सेल बना लिए।
अपने को ना। देखो पहले मुझे बताओ कि ये करंट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ये यहाँ पे करंट 2t लिखने का मतलब ही क्या है कि करंट इंक्रीज कर रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बताओ ये जो करंट इसके अंदर जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। इंडक्टर बोलेगा मैं सेल ऐसे बन जाऊंगा, मैं उसको इंक्रीज होने नहीं दूंगा। एक सेल यहाँ बन जाएगा और एक सेल यहाँ बन जाएगा। अच्छा बताओ इस सेल का ईएमएफ लिखेंगे तो एल, एल तो कितना है 1। साथ में मुझे क्या लिखना होता है डी आई बाई डी टी। अच्छा क्या तुम्हें आई बराबर 2t दे रखा है, तो क्या अपन यहीं से डी आई बाई डी टी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ना डी आई बाई डी टी की जगह मुझे क्या लिखना है 2, डिफरेंशिएशन कर दो। ये क्वेश्चन में डी आई बाई डी टी चल के नहीं दे रखा था, अपने को पहले लिखना था डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा 2। तो 1 into 2 यानी इस सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट। अच्छा इसके लिए लिखूंगा तो ई इक्वल्स टू एल कितना है इसके लिए 2, और डी आई बाई डी टी भी कितना है 2, यानी ये सेल कितने का बनेगा 4 वोल्ट का। तो अब मुझे बताओ फिर से, ये पॉइंट ए है, ये पूरा सर्किट सेम ही है। इस इंडक्टर की जगह मैं एक सेल लगा दूंगा। अच्छा ये सेल तो सर पहले से ही लगा हुआ है, और ये फिर से एक सेल बन जाएगा। अब बताओ ये पॉइंट अपने पास क्या आएगा बी। अच्छा ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस, ये सेल कितने का है 2 वोल्ट का, ये सेल कितने का है 4 वोल्ट का, और ये सेल भी कितने का है 4 वोल्ट का। ये डायग्राम मेरे पास बच गया देखो ना। अच्छा करंट कितना जा रहा है टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, बताना जरा करंट कितना होगा 2 एम्पियर। टी इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो करंट 2 एम्पियर ही तो जा रहा है ना? अब जरा पता कर दो वी ए माइनस वी बी, 8 वोल्ट। बताओ ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे वी ए, फिर माइनस आई आर -6, प्लस से माइनस गए -2, माइनस से प्लस गए +4, प्लस से माइनस गए -4 इक्वल टू वी बी। ये रहा +4, ये रहा -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 8 वोल्ट। तो मतलब क्वेश्चन दो तरह के आएंगे पेपर में। एक वो क्वेश्चन होगा जिसमें डी आई बाई डी टी ऐसे लिख के दिए रखा होगा 1000 एम्पियर पर सेकेंड या 2000 एम्पियर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा जिसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन करके पहले डी आई बाई डी टी सॉल्व करना होगा ना। चलो पहले यहाँ तक लिखा सबने। अब इसमें हेडिंग लिखो, इसमें लिखो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, energy stored inside the inductor when an inductor, when an inductor is connected to the cell, is connected to the cell, is connected to the cell, then to maintain the steady current, to maintain the steady current in the inductor, steady current in the inductor, cell has to do the work, cell has to do the work
against is its opposition, cell has to do the work against its opposition, and this work done and this work done is in the form of magnetic energy, ब्रैकेट में लिख दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर तो मुझे बताओ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, जैसे अपने पास कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, याद करो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ऐसे ही इंडक्टर के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर होती है जिसकी वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर हाफ फाई इंटू आई। उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तो इसके भी कितने फॉर्मूले थे? 3 फॉर्मूले थे। पहले मुझे बताओ, जैसे ही मैंने एक इंडक्टर को एक सेल के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच एस लगा हुआ है, मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, करंट आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा। लेकिन ये जो करंट है ये कांस्टेंट नहीं होता, जैसे ही स्विच को बंद कर देता हूँ ये करंट पहले वेरिएबल होता है, क्योंकि करंट को तो इंक्रीज होना होता है। जैसे मान लो इस सर्किट में 10 एम्पियर का करंट फ्लो करना है, तो ऐसे थोड़ा ना जैसे स्विच ऑन किया 0 से 10 आ गया, ये पहले ये 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 5 होगा, 5 से 8 होगा। तो ये करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसको लास्ट में स्टडी स्टेट वैल्यू 10 तक पहुंचना है। तो ये करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब सामने इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर कह रहा है मेरे सामने करंट इंक्रीज कर रहा है, मैं इसको इंक्रीज होने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे सेल बन जाता हूँ, और सेल बन के इसको अपोज करूंगा, सेल का पॉजिटिव आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा? नेगेटिव। याद करो, इधर करंट अगर इंक्रीज होता है तो प्लस इधर लिखना होता है, माइनस इधर है। तो ये कर सेल बन जाएगा, और इस सेल का ईएमएफ तुमसे पूछूंगा तो क्या लिखोगे? एल डी आई बाई डी टी। यानी इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या एनर्जी स्टोर होगी वो तब तक है जब इसमें डी आई बाई डी टी है। जब तक डी आई बाई डी टी जब जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी मैं पूछूंगा स्टडी स्टेट पे करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो लास्ट में इसका ईएमएफ इंड्यूस आएगा क्या? नहीं आएगा। और तभी आएगा जब तक ये करंट सामने क्या चल रहा है? वेरिएबल ना। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो इंडक्टर लगा हुआ था वो बेसिकली एक सेल है जिसका प्लस इधर है माइनस इधर है, और उसकी ईएमएफ की वैल्यू है कितनी? एल डी आई बाई डी टी। और उसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है ना। अब अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो एक सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है। तो सोच के तो जब एक प्लस वाले टर्मिनल के करंट अंदर जाता है किसी सेल में, तो करंट वो सेल चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है? चार्ज होता है। ये सेल क्या होता है? चार्ज। यानी एक्चुअल में ये इंडक्टर वाला सेल पहले चार्ज होता है, ये सेल उसको क्या करता है? चार्ज करता है, इसमें एनर्जी स्टोर करता है ना। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर इसकी चार्जिंग ऑफ सेल हो रही है, सबसे पहले मैं अगर मैं पूछूं इसको पावर डिलीवर कितनी मिली, तो पावर का आंसर होता है V इंटू आई ना। तो पावर का आंसर हो जाएगा V क्या है? इसकी वोल्टेज, वो अपने पास कितनी है? एल डी आई बाई डी टी इंटू करके क्या लिखेंगे? आई। तो जब भी तुमसे इंडक्टर की पावर पूछी जाए, ये फॉर्मूला लगा दो। इंडक्टर की क्या पूछी जाए? पावर। पावर ऑफ द इंडक्टर, पावर गिवन टू द इंडक्टर, पावर गिवन बाय द इंडक्टर, क्या फॉर्मूला लगाना है? एल डी आई बाई डी टी इंटू आई ना। अब पावर के बाद अगर हमसे अब पता है कि पावर को सर अपन डी डब्ल्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी इंटू करके क्या लिख देंगे? आई। अब बताओ डी टी से डी टी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या बचेगा? एल साथ में आई इंटू डी आई। अब टोटल वर्क डन पता करना है तो दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो ये डब्ल्यू जो वर्क डन होता है वो किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब बेसिकली यहाँ पोटेंशियल नहीं आती, यहाँ पे तो कौन आती है? काइनेटिक। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल होती है काइनेटिक होती है? काइनेटिक होती है। जैसे कैपेसिटर की तो पोटेंशियल थी, इंडक्टर की क्या है? काइनेटिक है। अच्छा, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है? मैग्नेटिक एनर्जी है। इंडक्टर की एनर्जी कौन सी होती? मैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। इसको जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एल बाहर आ जाएगा, आई का क्या बनेगा? आई स्क्वायर बाय टू। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला तो इसका यही होता है, हाफ एल आई स्क्वायर।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर ना। अब ऐसे इसके टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 ना। पहले इतना लिख लो। तुम्हें याद है कैपेसिटर में वर्क डन जो स्टोर होता था वो तो हाफ CV स्क्वायर है ना, या हाफ Q² बाय C होता था, लेकिन एक वर्क डन बाय सेल भी पूछा जाता था, और वर्क डन बाय सेल डबल हो जाता था, है ना। उसमें CV स्क्वायर लिखते थे या Q×V लिखते थे, याद है ये बात। इसमें भी अगर तुमसे वर्क डन बाय सेल पूछा जाए या वर्क डन बाय बैटरी पूछा जाए, तब अपने को आंसर, है ना, तब अपने को आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन बाय सेल या वर्क डन बाय बैटरी लिखना है तो इसका डबल कर दो, यानी उसका आंसर क्या लिख दो, LI स्क्वायर। उसका आंसर क्या लिख देना है, LI स्क्वायर। देखो ये तो वर्क डन बाय सेल है ना। फिर से समझो, वर्क डन बाय सेल तो होता है LI स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या होती है, हाफ LI स्क्वायर। और मान लो अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे याद करो उसमें अपन ऐसा क्वेश्चन भी करते थे जिसमें वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता था, कि कैपेसिटर की प्लेट्स को याद करो दो डबल डिस्टेंस पे ले जाने पे मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसको किससे लिखना होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। याद है ये क्वेश्चन तुम्हें। या कैपेसिटर के चार्ज को Q से 2Q तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब अपने को करंट को इस इंडक्टर में चेंज करना है, मैं बोलूंगा करंट को I से 2I करो, करंट को I से 3I करो इस इंडक्टर के अंदर, यानी तुमसे वर्क डन पूछा गया है। और एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी उस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या लगाना है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय सेल का अलग फॉर्मूला है, एक्सटर्नल वर्क डन का अलग फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अलग है, वो तो हाफ LI स्क्वायर है। अभी ये मैंने इसका हाफ LI स्क्वायर लिखा है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर देखो फाई को आप L×I लिख दिया करो, तो फाई को आप L×I लिख सकते हो अगर मुझे ये पूरा आंसर, है ना। अभी तो ये L और I में लिखा हुआ है, यहाँ से बताओ I की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो कितनी आ जाएगी, L/5। I की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, सॉरी 5/L। इसकी वैल्यू पुट कर दो, है ना। पहले बताओ दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस L की वैल्यू को पुट कर दो 5/I। चलो पहले ये पुट कर दो 5/I
आई। तो ये अपने पास एक आई से एक आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो? फ्लक्स गिवन हो और करंट गिवन हो ना। ऐसे ही मुझे बताओ थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? अब इसमें देखो एल और आई का बन गया, फाइव और आई का बन गया ना। यहाँ से आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? फाइव डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे जब फाइव डिवाइडेड बाय एल लिखूंगा तो ये बन जाएगा हाफ, और यहाँ पे फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच जाएगा? एक एल। ये बन जाएगा थर्ड फॉर्मूला। टोटल कितने फॉर्मूले हैं? तीन। चले आगे। एक क्वेश्चन लिखो। वर्क डन, ऐसा लिखो, वर्क डन टू इंक्रीज द करंट, वर्क डन टू इंक्रीज द करंट इन इंडक्टर, वर्क डन टू इंक्रीज द करंट इन इंडक्टर फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आई, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आई is W, is W, then find the work done, then find the work done to increase the current from I to 2I, to increase the current from I to 2I। कर दो जल्दी से। वर्क डन का मतलब चेंज इन क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ स्टार्टिंग में वर्क डन जीरो से आई तक तो दे रखा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का आंसर क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली जब करंट आई हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एल आई स्क्वायर माइनस जीरो। ये तो मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है? डब्ल्यू की। अगले केस में आई से टू आई करना है, तो बताओ डब्ल्यू डैश का आंसर क्या लिखूंगा? हाफ एल। अच्छा, आई फाइनल का स्क्वायर, तो फाइनल आई कितना है? माइनस करके क्या लिखूं? तो अब अपने पास कितना बचेगा? हाफ एल। और यहाँ फोर आई का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? तो ये क्या बन चुका है? थ्री बाय टू एल आई स्क्वायर। उस थ्री बाय टू को, उसको क्या मैं थ्री डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ? हम्म, चले आगे। एक क्वेश्चन और लिखो। एन इंडक्टर, एन इंडक्टर हैज इंडक्टेंस, एन इंडक्टर हैज इंडक्टेंस
4 Henry and current flowing in it is 2 ampere. Current flowing in it is 2 ampere. If the power given to the inductor, if the power given to the inductor is 20 watt, then find rate of change of current. Then find rate of change of current in inductor. In inductor. क्या तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है? क्या तुम वैल्यू पुट करना जानते हो? क्या आंसर आ जाएगा? 2.5। बताओ पावर का आंसर क्या होता है? V इंटू आई। या सर ने सिखा रखा है कि सर V की जगह इंडक्टर का क्वेश्चन है, L di/dt लिख दो, इंटू क्या कर दो? आई। अच्छा, पावर कितनी दे रखी है? 20। सेल्फ इंडक्टेंस है 4। di/dt पता करना है, और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर। तो di/dt का आंसर आ जाएगा 20/8। इसको अपन लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर पर सेकेंड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं इंडक्टर के। चले आगे। अब इसमें हेडिंग लिख दो, एनर्जी डेंसिटी। हेडिंग लिखना, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम of inductor is known as energy density. Is known as energy density. याद करो, एनर्जी डेंसिटी अपने पास कैपेसिटर में भी ये वर्ड आया था, एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी आता है एनर्जी डेंसिटी। तो यू बराबर सबसे पहले क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी की जगह इंडक्टर की एनर्जी क्या लिखूंगा? हाफ एल आई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या लिख दूंगा? एरिया इंटू लेंथ। तो आज मुझे बताओ यू बराबर हाफ। अच्छा, एल की जगह मुझे बताना जरा, अभी अभी इंडक्टर का मतलब अपने लिए सोलेनोइड है। अपने लिए वो क्या है? सोलेनोइड है। सोलेनोइड का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और साथ में आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू एल। तो बताओ ए और एल आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। ऊपर बचा है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो मैंने क्या किया? मैंने ऊपर भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आई स्क्वायर हो जाएगा। याद करो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक सोलेनोइड के अंदर क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। यानी इस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? हाफ
बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ये म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर को तुमने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर। तो जब भी मैग्नेटिज्म में एनर्जी डेंसिटी वर्ड आ जाए तो हमें लगाना है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी याद करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर ना, यही तो होता है। तो फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। चलो यहाँ तक लिखा सबने। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है अलग अलग होती है? इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तुम जानते हो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली में आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। ईएम वेव में सिखाया जाता है, याद करो, जितनी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है उतनी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इन दोनों की वैल्यू आगे चल के क्या निकलेगी, सेम। लो, अब इसमें हेडिंग लिख दो, इसमें लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें लिख दो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखो व्हेन करंट इन, व्हेन करंट इन वन कॉइल, व्हेन करंट इन वन कॉइल changes, when current in one coil changes, then magnetic flux, then magnetic flux in other coil, in other coil which is placed, which is placed nearby it, which is placed nearby it, also changes, also changes. So EMF, so EMF will be induced, EMF will be induced in other coil, EMF will be induced in other coil. It is called, it is called mutual inductance. It is called mutual inductance. The bigger coil, let's लिख दो, the bigger coil is considered as,
the bigger coil is considered as primary coil, as primary coil, and the smaller coil is secondary coil, is secondary coil, is secondary coil. देखो अपने पास इसका नाम क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब समझ रहे हो, दूसरे की वजह से। आज मुझे बताओ, इसमें क्वेश्चन में एक कॉइल होती है, दो कॉइल होती हैं? दो कॉइल होती हैं। एक होती है प्राइमरी कॉइल, दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसमें करंट चेंज करता है, और सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसमें करंट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। प्राइमरी कॉइल में करंट पहले से ही होता है, और ये करंट क्या होता है? वेरिएबल। ये करंट क्वेश्चन में क्या होता है? वेरिएबल। करंट चेंज कर रहा है इसमें। अच्छा, करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जो क्रॉस होने वाली है, चेक करो जरा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आएंगी? इधर ही तो आएंगी। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसमें इंक्रीज होंगी, और ये साथ में उसके सामने ही रखी हुई है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास होंगी तो वो पहले इस वाली कॉइल में से निकल के आ रही होंगी, तो इस वाली कॉइल में भी फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। यानी एक कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होता है तो साथ में जो दूसरी कॉइल रखी होती है उसमें भी फ्लक्स चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, और वो फील्ड लाइंस वहां से इनफाइनाइट से आ रही होती है, तो इसमें से भी पास करके जाती है। तो जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा? लेंज लो, है ना? करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा? इसके अंदर लेंस लो। अब इसमें बस क्वेश्चन में ये होता है कि ये प्राइमरी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ना। अब इसमें अगर तो क्वेश्चन में खुद ही चल के दे रखा है ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो वो माननी होती है। अगर खुद चल के नहीं दे रखा तो जो मैं बिगर कॉइल होता हूँ क्वेश्चन में उसको क्या मानता हूँ हर बार? प्राइमरी। और छोटी वाली कॉइल को क्या मानता हूँ? सेकेंडरी, ताकि मेरा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सके। हालांकि मैं किसी को भी प्राइमरी और किसी को भी सेकेंडरी मान सकता हूँ। अभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको प्राइमरी माना जाए किसको सेकेंडरी, किसी को भी मान सकते हो। अपनी, है ना, अपनी सहूलियत के लिए हमने बड़ी वाली कॉइल को हर बार प्राइमरी मान लेते हैं और छोटी वाली कॉइल को सेकेंडरी, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब पहले मुझे बताओ कि इसका जो सेकेंडरी का जो फ्लक्स है, सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी के करंट पे। इसमें फ्लक्स कितना पास होगा? सर जितना, अगर इसमें करंट बढ़ेगा उतनी तो फील्ड लाइन इसमें से पास होके जाएंगी। तो इसका फ्लक्स सेकेंडरी का किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी के करंट पे। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा एम। तो इसमें फॉर्मूला बनता है फाई एस इक्वल्स टू एम इंटू आई पे। जैसे उसमें क्या होता था, फाई बराबर एल इंटू आई। इसमें अलग से बोलना पड़ता है कि फाई किसका लिखना है? सेकेंडरी का। फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है? सेकेंडरी में। और साथ में एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, साथ में क्या लिखा होता है? आईपी। यानी आज अगर मैं एम का फॉर्मूला बताऊंगा तो वो बोलेगा फाई एस डिवाइडेड बाय आईपी। यानी करंट लिखो सेकेंडरी का, और करंट किसका लिख दो? प्राइमरी का ना। आज के बाद मुझे ऐसे याद रखना है कि फ्लक्स किसका ऊपर लिखना है? सेकेंडरी का। और करंट किसका लिखना है? प्राइमरी का ना। अच्छा बताओ, प्राइमरी का करंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर देखो, सेकेंडरी का फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स होता है एन बी ए डिवाइडेड बाय आई पी। ऐसे ही तो होता है ना। आज मुझे बताओ, मुझे नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिखने? सेकेंडरी का फ्लक्स लिख रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लिखने? सेकेंडरी के। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, इस सेकेंडरी के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसने की है? प्राइमरी ने दी है उसको मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखना है? प्राइमरी का। एरिया किसका लिखना है? सेकेंडरी का, डिवाइडेड बाय आईपी। यानी कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, पर इतना लिखो।
प्राइमरी को 1 डिग्री कॉइल भी बोला जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री कॉइल भी बोला जाता है। अच्छा मुझे सोच के बताओ, प्राइमरी कॉइल में खुद में फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? प्राइमरी कॉइल में खुद में फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे खुद का करंट बदल रहा है तो खुद का तो फ्लक्स चेंज होगा ही होगा। अरे जब वो दूसरे सामने वाले का फ्लक्स चेंज करके दे रहा है तो खुद का तो फ्लक्स चेंज उसका होगा ही होगा। खुद में करंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो खुद में सेल्फ इंडक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा सामने वाले में जो दूसरी कॉइल रखी हुई है उसमें वो क्या करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। यानी खुद में तो होती है इसमें सेल्फ इंडक्शन, और सामने वाली कॉइल में क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि म्यूचुअल इंडक्शन अकेला होता है या उसके साइड बाय साइड सेल्फ इंडक्शन भी होता है, साइड बाय साइड सेल्फ इंडक्शन भी होता है। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तो मैं दोनों को अलग अलग मानता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करता हूँ, सेल्फ के तो सेल्फ की बात करता हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन में एल और एम दोनों ही वैल्यू गिवन हो, मुझे एल भी गिवन दे रखा है एम भी गिवन दे रखा है, दैट मीन्स कि मुझे दोनों ही कंसीडर करने हैं। खुद की प्राइमरी वाली कॉइल में क्या कंसीडर करना है? सेल्फ इंडक्शन। और सामने वाली सेकेंडरी वाली कॉइल में क्या कंसीडर करना है? म्यूचुअल इंडक्शन ना। अच्छा, तो ये फॉर्मूला तुमने लिखा एन एस इंटू बी पी इंटू ए एस अपॉन आई पी। अच्छा मुझे बताओ, एक टर्म तुम्हें ये भी लिखी हुई मिलेगी, M12 बराबर क्या लिखना होता है? M21। M12 बराबर M21 का मतलब क्या हुआ? ये M12 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, और ये M21 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मैं ये बात बोल रहा था ना कि भाई कई बार मैं इसको प्राइमरी मान लूंगा तो ये सेकेंडरी हो जाएगी, और अगर मान लो इसमें करंट फ्लो करवा दिया तो ये प्राइमरी और ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। तो किसी को भी प्राइमरी और किसी को सेकेंडरी, जब पहले वाले को प्राइमरी और इसको सेकेंडरी मानोगे तो ये आएगा, दूसरे वाले को मानेगे ये मानोगे तो ये आएगा, और इन दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम ही आती है। M12 किसके बराबर होता है? M21 के ना। ये भी इसके नीचे लिख दो। इसमें लिख देना M12 का मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और M21 के सामने लिख दो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, with respect to first। ऐसा लिखना ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, हेडिंग है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। मुझे बताओ सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स अपन क्या लिखते हैं? सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स लिखते हैं फाई एस इक्वल टू एम इंटू आई पी, यही तो लिखा जाता है इसका फ्लक्स। तो आज अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ, तुम बोलोगे सर माइनस डी फाई बाई डी टी तो लिखना होता है, तो सेकेंडरी का फ्लक्स जो है वो डी फाई एस बाई डी टी लिख देंगे। अब बताओ फाई एस की वैल्यू जब मैं एम इंटू आई पी पुट करूंगा तो ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या बनेगा?
माइनस एम तो बाहर आ जाएगा, अंदर अपने पास क्या बचेगा, DIP/dt। ये होता है फॉर्मूला। यानी ई इंड्यूस का फॉर्मूला उसमें था -L/di/dt, इसमें होता है -M/di/dt। लेकिन यहाँ पे आई किसका लिखना होता है, प्राइमरी का। प्राइमरी में करंट चेंज कर रहा है तो di/dt भी किसका लिखेंगे, प्राइमरी का ना। चलो अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, शीट में है ना, शीट में मैंने तुम लोग को टिक करवा दिए थे क्या, टिक किए हुए थे क्या, एक्सरसाइज 3 में भी टिक किए थे। ओके अच्छा, मैंने लिखे थे, तुम लोग कह रहे थे हम टेस्ट के बाद करके आ जाएंगे सर, आप और टिक करवा दो, ऐसी बात थी ना, है ना। अच्छा ओके। हाँ देखो, एक तो अब तुम्हें क्वेश्चन 46 से लेके 60 तक, 46 से लेके 60 तक ना, ये करने हैं। एक्सरसाइज 2 में तुम लोगों ने टिक कर लिए थे, कर लिए थे, नहीं किए थे। हाँ कर लो, पहले एक्सरसाइज 2 में टिक कर लो। हाँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 है ये, है ना, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 ना। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 के तो कर ही लिए थे, कर लिए थे टिक, पक्का बताओ। ओके है, एक्सरसाइज 3 टिक नहीं किए हुए, हाँ कर लो जल्दी से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, ठीक है। हाँ। अच्छा अब जरा अपने पास देखो, पेपर में कहाँ तक आएगा सुन लो, पूरा EMI आ जाएगा, पूरा मैग्नेटिज्म आएगा। मैग्नेटिज्म कहाँ तक, बार मैग्नेट से आगे आगे, यानी बार मैग्नेट से आगे यानी अर्थ की मैग्नेटिज्म के प्लस मैग्नेटिक मटेरियल के क्वेश्चन, पर वो तो बहुत कम आएंगे, ज्यादा पोर्शन किसका आएगा, EMI वाले चैप्टर का। तो जिन बच्चों ने शीट नहीं की वो कर लो, अपन कल या परसों पूरी शीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, करके रखो इसको।